All right, hi everyone. Good evening. All right, hi Shivang. Good evening. Good evening, Kushal. Hi Rudra. Hi Yash. Good evening, Prithviraj. Hi Harsh. हाँ बोलो सुमित. Yeah, good evening, Gaurav. हाँ मैं in fact today I might need to keep everyone on unmute because I think after some update in Zoom इसमें वो hand raise का feature work नहीं कर रहा है. So if you guys will cooperate तो फिर I will be allowing you guys to unmute. ठीक है, but then make sure that अगर आपकी तरफ से unmute हो गया है तो then you go back to mute again. पता नहीं कुछ तो नए फीचर आए हैं इसमें, नए जूम में. वो हैंड रेज का फीचर अच्छा खासा था, चला गया. किसी को को-होस्ट बना दो. सर है हैंड रेज का फीचर. हैंड रेज का भी फीचर है सर. कर रहा है मतलब देयर इज समथिंग दैट इज मतलब लेट्स से लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रहा. सर लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रहा. हाँ मतलब देयर इज सम, अब लैपटॉप ही तो यूज कर रहे हैं सब मोस्टली. अभी मोबाइल पे तो कहीं आप लोग बैठ पा रहे होंगे. एंड यहाँ पे भी कुछ नए नए अभी ये पता नहीं क्या चेक मार्क एंड ये रेड क्रॉस, ग्रीन क्रॉस, ब्लू, पता नहीं क्या क्या रिएक्शंस आ गए. मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इनका मतलब बाकी सब चल रहा है, बस रेज हैंड नहीं चल रहा. गो स्लोअर, गो फास्टर, टेक अ ब्रेक अवे. अरे यार मतलब व्हाट नॉनसेंस. ये सब तो इतने ऑप्शंस दे दिए सो अनम्यूट करने की जरूरत ही नहीं है. अरे वो ऐसा लग रहा है मुझे एक ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा उसका भी कि ये क्या है, मतलब व्हाट आर दीज रिएक्शंस. ये कैसे मतलब इसको इमोटिकॉन्स, व्हाट्सएप के इमोटिकॉन्स भी ऐड कर देंगे अभी थोड़ा टाइम में. फिर उसके बाद में इट विल बी अ नॉनसेंस थिंग. रिएक्शंस रखे सर. सर आपने प्रीवियस क्लास में सर एफबीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना सर. हाँ सर उसमें एक एफबीएस का सर शायद 19 क्वेश्चन था सर, जिसका ग्राफ आपने वो गूगल से वापस दिया था सर. सर मुझे उस ग्राफ में डाउट है. अच्छा, ये वाला ना, कहाँ गया? हाँ सर ऊपर ये वाला सर. जैसे ए पार्ट में पूछा ना, पाथ अलोंग व्हिच वर्क डन बाय द गैस इज द लीस्ट. सर आपने बोला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम रफली देख के बता सकते हैं. सर बट सर जैसे जो ए टू सी था डायरेक्टली, वो तो एक ट्रेपीजियम था. Correct. और ए, हाँ सर, और ए टू बी और बी टू सी में सर जब हम बी सी के अंडर का निकालेंगे और ए सी के अंडर का निकालेंगे तो सर वो रिपीट हो जाएगा ना नीचे वाला पार्ट. तो अलग अलग करना है ना. आपको बोला जा रहा है कि मैं ए से सी जा रहा हूँ, एक बार जा रहा हूँ डायरेक्टली तो येलो एरिया विल बी द वर्क डन. और दूसरा सिनेरियो में मैं ए से बी और बी से सी जा रहा हूँ तो फिर मेरा वर्क डन कितना रहेगा? देन इट विल बी दिस ब्लू एरिया. यस सर. तो कौन सा ज्यादा? सर ब्लू वाला ज्यादा है बस. सर हाँ बोलो. सर पिछले लेक्चर में आपने वो बॉइलिंग वेपराइजेशन में आपने एक टेबल बनाया था ना. ये वाला ना. यस सर, नीचे. हाँ ये. हाँ सर, इसमें आपने वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो सब जीरो आपने क्यों किया, वो समझाने में. गैस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करा. गैस के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नेग्लेक्ट कर सकते हैं. जैसे आपने एक आध कोई क्वेश्चन यहाँ पे, ये वाला सर क्वेश्चन इसके ऊपर था सर. ये वाला जो क्वेश्चन था जो अपन ने लास्ट में करा था ना, तो उसमें अगेन जब वर्क डन का देख रहे थे तो माइनस पी डेल्टा वी था.
प्रेशर 1 atm था, डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड था, तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस. दैट इज व्हाट आई हैड डन. यहाँ पर लिक्विड को, यहाँ पे सॉलिड को नेग्लेक्ट करा था. हाँ, तो फिर डेल्टा यू में भी करेंगे ना नेग्लेक्ट? डेल्टा, हाँ हाँ इधर भी करोगे ऑफ कोर्स. यस, ठीक है. अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था. इनफैक्ट ये डीपीपी का डिस्कशन नहीं हुआ था, एफबीओ एफबीएस का हो गया था, डीपीपी का डिस्कशन नहीं हो पाया था, करेक्ट? तो अब डीपीपी का डिस्कशन मैं स्टार्ट डिस्कशन से नहीं करना चाह रहा, ठीक है. लेट मी फिनिश द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. आज आई वांटेड टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन केमिकल रिएक्शंस, एंड देन फिर एंड में 10-15 मिनट्स में आपके डाउट्स डिस्कस कर लूंगा, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट से पहले स्टार्ट करते हैं. अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑन केमिकल रिएक्शंस. नाउ नोटिस करना, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे ऑन केमिकल रिएक्शंस, वी वोंट बी going ahead and doing a general discussion. General in the sense that एक reaction हो रहा है under any random conditions. हम लोग एक simplified manner में, step by step manner में अपनी understanding develop करेंगे. And to start with, we will be analyzing chemical reactions under these two conditions: constant volume and temperature conditions and constant pressure and temperature conditions. Right? मतलब किस तरीके से इसका visualization या setup है. Like you have a closed rigid vessel in which reaction is happening, reactants are going to products, तो volume constant रहेगा. And क्योंकि walls conducting रहेंगी, right? So what we will see is initially say reactants जो थे वो रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे थे, ठीक है. जो भी सराउंडिंग्स थी उनके साथ में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे थे. फिर रिएक्शन हुआ, ठीक है. रिएक्शन हो सकता है एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो, लाइक हीट रिलीज करे, हीट अब्सॉर्ब करे, वी डोंट नो. बट जो भी होना था रिएक्शन का वो हो गया. हीट्स जो भी एक्सचेंज होनी थी वो हो गई, एंड प्रोडक्ट्स भी अब फाइनली रूम टेम्परेचर पर ही आ गए हैं. एंड देन we are analyzing the reaction, ठीक है. That's what we mean by constant volume comma temperature condition, ठीक है. So we aren't dictating कि somehow temperature constant रखा है, वैसा नहीं हम लोग यहाँ पे dictate कर रहे हैं. What I mean by constant temperature over here is that initially reactants were at a particular temperature, say room temperature, and then after reaction, ठीक है, जो भी हीट रिलीज होना था, अब्सॉर्ब होना था, वो सब हो गया, एंड प्रोडक्ट्स आर नाउ आल्सो एट द रूम टेम्परेचर कंडीशंस. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट, और वी आर गोइंग टू देन अप्लाई द फर्स्ट लॉ, वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस, ठीक है. उसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस भी रहेंगी, अंडर विच वी विल स्टडी केमिकल रिएक्शंस, राइट. सो कांस्टेंट प्रेशर किस तरीके से, सो यू कैन इमेजिन लेट्स से अ क्लोज्ड वेसल विद अ मूवेबल पिस्टन, such that pressure inside outside is always the same and it is constant. Or any common reaction that you would be doing in lab in open vessels. For example, एक बीकर में एसिड रखा है, एक बीकर में बेस रखा है, आपने दोनों को मिक्स अप कर दिया, तो वो क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एंड ओपन वेसल्स में हो रहा है, तो इट इज आल्सो अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, दे आर आल्सो अंडर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस ओनली. तो इस तरीके से ये दो सिचुएशंस रहेंगी जिनमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे. नाउ if you will notice on the right hand side I have put up a star over here because this will be the more common condition, constant pressure comma temperature condition. This will be something which will be more focused on, ठीक है. हाँ यश, that is what I said, that by constant temperature I am not saying
that temperature throughout the reaction is constant. I am not saying that. Okay, this is something which remains a doubt for a lot of students. इसलिए मैं starting में upfront clarify कर रहा हूँ that reaction हुआ, हो सकता है temperature बढ़ा, but फिर क्या हुआ, heat release हो गई and वापस से मेरा products come back to the original temperature conditions. So that is what we are analyzing. The reactants and products are at the same temperature condition. Okay, during the reaction के लिए you don't need to worry. All right. Now, अब analysis start करते हैं. सबसे पहले constant v, t पर focus करते हैं. तो let me zoom in on this part. ठीक है. अभी तक किसी को कुछ doubt है? Anything you would want to ask or understand? No sir. ठीक है. हाँ, क्या पूछा आपने आदित्य? ऑल्सो इन द फर्स्ट केस इज द प्रेशर कांस्टेंट? नहीं, यहाँ पर फर्स्ट केस जो ये है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है ना, इसमें क्लोज्ड रिजिड वेसल है, राइट? अब रिजिड वेसल क्लोज्ड है, राइट? तो मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, N2 + 3H2 इज गिविंग 2NH3. तो क्या हो जा रहा है, 4 मोल ऑफ गैस से 2 मोल गैस बन रही है ना. मान लो इसका 1 मोल था, इसका 3 मोल था, ये 4 मोल गैस से 2 मोल गैस बनी, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना. मोल्स कम हो गए, प्रेशर कम हो जाएगा. तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है. ठीक है. कांस्टेंट वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर कंडीशन अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. हाँ, दीज आर द 2 मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ एनालाइजिंग रिएक्शंस. ठीक है. इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा. यू विल नॉट फाइंड questions in which ठीक है. तो इनफैक्ट आप थोड़ा अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो लेटर बाद में जब आप थोड़ा क्वेश्चंस में प्रोफिशिएंट हो जाओगे, मैं एक मिसलेनियस क्वेश्चन जनरली टेस्ट में डाल देता हूँ जिसमें एडियाबैटिक कंडीशंस रहेंगी, इन द सेंस कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, बट हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग के साथ में. तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट कहीं एस्केप नहीं कर सकती है, एंड फिर उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. ठीक है. बट दैट विल बी अ रेयर थिंग विच आई विल बी आस्किंग ओनली जब आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे. ठीक है. आपको पहले ये लर्निंग कर्व पे हम चलेंगे, लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस अपन सीख लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस अपन सीख लेंगे और इन पे एनालिसिस कर लेंगे. नाउ अब यहाँ पर अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंडीशंस, हम एक एक करके फर्स्ट लॉ की टर्म्स का डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं. वर्क कैसा रहेगा, -P एक्सटर्नल dV, राइट? इंटीग्रल -P एक्सटर्नल dV, ये हमारा वर्क का एक अंडरलाइंग बेस फॉर्मूला रहता है, राइट? दिस इज द, यू कैन से, मैकेनिकल वर्क. इस चैप्टर में हमारा फोकस मैकेनिकल वर्क पर ही रहेगा. So this mechanical work or non-PV work, in fact, sorry, PV work comes out to be what? 0, because there is no change in volume that can happen. It is a closed rigid vessel. तो सिस्टम सराउंडिंग पर कोई वर्क नहीं करेगा, सराउंडिंग सिस्टम पर कोई वर्क नहीं करेगा इन केस ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर रिएक्शन. ठीक है. व्हाट अबाउट डेल्टा यू? ठीक है. व्हाट अबाउट डेल्टा यू यहाँ पर? एनी थॉट प्रोसेस? अरे क्या बोल रहे हो सुमित तुम? सर 0. हाँ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू तो हो जाएगा. दैट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि वर्क 0 है तो डेल्टा यू क्यू के बराबर रहेगा. ठीक है. 0 नहीं होगा, मतलब वर्क 0 है, राइट? एंड दिस इज क्यू, हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन. ठीक है. सो क्यू विल be equal to delta u definitely. ठीक है. What I would request you is to not write delta u as NCV delta T.
ठीक है, डोंट राइट दैट। QV ये डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। दिस डेल्टा यू को, ठीक है, ये आप NCV डेल्टा टी मत लिख देना। क्यों? क्योंकि यहां पर हीटिंग या कूलिंग नहीं हो रही है किसी सब्सटेंस की, कोई गैस नहीं है जिसको आप हीट या कूल कर रहे हो, तो उसका आपने जो डेल्टा यू का फॉर्मूला निकाला था NCV डेल्टा टी वो यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर जो डेल्टा यू रहेगा दैट विल बी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन था N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 गैस, राइट। सो आपका डेल्टा यू क्या रहेगा? डेल्टा यू वुड बी जो भी इंटरनल एनर्जी अमोनिया गैस की है माइनस जो भी इंटरनल एनर्जी N2 और H2 गैस की थी। क्या आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी आती है? एब्सोल्यूट वैल्यूज, डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट? नो सर। आती भी नहीं है और निकाल भी नहीं सकते। वी कांट डिटरमाइन दिस राइट हैंड साइड डायरेक्टली। We can't determine the change in internal energy of a reaction in a direct manner. Like I don't know what internal energy of products and reactants are, but because of the first law of thermodynamics, if I am able to experimentally measure this Q, ठीक है, ये जो Q है heat exchange, ये तो मैं experimentally determine कर सकता हूँ ना, ये मैं डिटरमाइन करके रिएक्शन का डेल्टा यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं ये? How will we determine this thing, this QV? How will we determine this experimentally? So आगे मैं एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा। इनफैक्ट अभी मैं आगे क्या कराऊंगा, आप लोग शायद फिजिक्स में कर ही चुके होंगे, फिजिक्स में भी चल रहा है ना, ये कैलोरीमेट्री चल रही है ना। यस सर। So there is this device called as bomb calorimeter. इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू मेजर द हीट एक्सचेंज, कितना हीट रिलीज हुआ या अब्सॉर्ब हुआ। ठीक है, मैं ऑलरेडी लेकिन कराऊंगा बाद में, जब मैं इसका आगे थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन दूंगा तो मैं बताऊंगा भी सही कि एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशन समझ में आई? यस। नहीं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में मतलब इट्स जस्ट कंबशन रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, इसलिए इसको ये बॉम्ब वर्ड यूज करता है। मतलब इसमें ऐसे रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं जिनका कंबशन रिएक्शन हो जाए और उनका हीट रिलीज्ड हम लोग कैलकुलेट कर पाए। नाउ अब with this knowledge, with this understanding in mind, अब आप नोटिस करना, आई एम गोइंग टू यूज एन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? दैट मैंने रिएक्शन का डेल्टा यू निकाल लिया। कैसे? QV को मेजर करके। ठीक है, QV को एक्सपेरिमेंटली मेजर करा एंड उसका डेल्टा यू निकाल लिया। करेक्ट? नाउ was u a state function? Do you remember that property of u? Correct, it is a state function. तो अब मैं, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे भी जाऊं, ठीक है, जो मेरा रिएक्शन जो मैंने ऊपर एनालाइज करा N2 प्लस से 3H2 गिविंग 2NH3, उसको मैंने यहाँ पर तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में एनालाइज करा, बट कल को वो लेट से ओपन एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में भी हो रहा है, या एडियाबैटिक कंडीशंस में भी हो रहा है। ठीक है,
अगर सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में जा रहा हूं, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट जा रहा हूं, irrespective of how I go, my delta u value remains the same. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम का सिचुएशन रखा एंड वैल्यू निकाल लिया डेल्टा यू का, बट जब ये वैल्यू निकाल लिया तो उसके बाद अब मैं रिएक्शन को कैसे भी कराऊं, ठीक है, मेरा आंसर सेम है। सेम ही रहेगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये डेल्टा यू वाला पार्ट समझ में आया? यस सर। यस सर आप एक बार ये लास्ट वाला रिपीट कर सकते हैं? हाँ, ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया था जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्यू वी डेल्टा यू के बराबर है। यस डेल्टा यू हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट क्यू वी हम लोग एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, और बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ दैट क्यू वी बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू। जो लास्ट में मैंने ये बताया कि एक बार जब डेल्टा यू आपने किसी रिएक्शन का निकाल लिया, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ यूजफुल डेटा। उसको अब आप क्या करोगे, लिटरेचर में, बुक्स में टैबुलेट करके रख लोगे कि भाई अगर आप ये रिएक्शन N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, एंड 298 केल्विन पर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये इसका डेल्टा यू रहेगा, और ये लिटरेचर में हम टैबुलेट करके रख देंगे कि फ्यूचर में अब किसी को कहीं पे भी ये डेटा यूज करना है तो दे कैन यूज इट, बिकॉज दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मुझे अगर जाना है, ठीक है, भले मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस के थ्रू जाऊं या किसी और तरीके से जाऊं, डजंट मैटर, मेरा डेल्टा यू का वैल्यू नाउ इज टैग्ड टू दिस रिएक्शन, इट इज गोइंग टू बी द सेम नो मैटर हाउ आई गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। समझ में आया अभी? यस सर। ओके, नाउ डेल्टा एच के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पहले डेल्टा यू आपको समझ में आना चाहिए था, अब हम थोड़ी देर में डेल्टा एच के बारे में बात करेंगे। अब उसके लिए लेट मी गो इनटू द कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है, सो वी आर एनालाइजिंग द रिएक्शन नाउ अंडर कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस। सेटअप कुछ इस तरीके का हो। अब एक एक करके फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस पे जाते हैं। सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। तो वर्क कैसा है, हमारा अंडरलाइन बेसलाइन फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल वर्क या पीवी वर्क इज इंटीग्रल माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। नाउ अब इस केस में पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, राइट, हम लोग कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि, तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा एंड द फॉर्मूला रिड्यूसेस टू वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। हाँ करेक्ट गौरव। अब डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, व्हाट इज डेल्टा वी ओवर हियर? डेल्टा वी मींस final minus initial. What is final? Finally we have products. What was initially? We had reactants. That is what final and initial for a reaction is. So work is minus P external, volume of products minus volume of reactants. Now इसी में, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ सकते हो वैसे तो, बट मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करने जा रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशंस में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे कि ठीक है हाँ निकाल लिया ना फॉर्मूला। However, sometimes कैलकुलेशंस में नोटिस करना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू गैसेस। तो कोई रिएक्शन है अगर उसमें से सॉलिड स्पीशीज भी हैं, लिक्विड स्पीशीज भी हैं, गैसियस स्पीशीज भी हैं, तो उसमें जब डेल्टा वी का कैलकुलेशन करा जा रहा है तो गैसेस के कंपेयर में ये लिक्विड्स या सॉलिड्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना इज अ सेंसिबल अप्रोक्सीमेशन। It doesn't change your calculations much. So then sometimes what we do is we simplify our formula or kind of rewrite the formula in the following manner
where work is written as minus P times delta V, but delta V किनका? Gaseous species का. ठीक है? We don't bother much with solids and liquids. हाँ, मैं कराऊंगा अभी. I'll give you examples जहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, गैस भी होंगे, तो उसमें कैसे इसको रीड करना है, कैसे इसको राइट करना है, मैं बताता हूँ आपको. ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा और इस फॉर्मूले को रिवर्क करेंगे. कैसे? हम लोग गैसेस के ऊपर आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. PV is equal to nRT, right? So if I take delta on both the sides, delta PV is equal to delta nRT. Now pressure is constant and temperature is constant, तो वो डेल्टा के बाहर में निकाल देता हूँ. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P delta V is equal to delta N RT. ठीक है? क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज मोल्स आर चेंजिंग, मोल्स ऑफ गैसेस आर चेंजिंग. जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 गैस, राइट? तो इसमें कैसा होगा? इनिशियली पिस्टन ऊपर होगा, ठीक है, जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा. जब रिएक्शन हो जाएगा, मोल्स कम हो जाएंगे, तो फिर पिस्टन नीचे आ जाएगा, क्योंकि मोल्स कम हो गए, वॉल्यूम कम हो गई. ठीक है? सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, ठीक है, व्हाट वी कैन सी, यहां पर assumption रहेगा. The assumption would be there that these gases are ideal gases only and then we are able to deal with them. ठीक है, वो एक assumption के अपन साथ चलेंगे. Real gases का understanding अभी to begin with, to start with, isn't something that you should be worried about. ठीक है? वैसे तो रियल गैस के ऊपर हार्डली एक आध क्वेश्चन, एक आध कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में रहेगा. ठीक है, बट वो भी मतलब बहुत ही बेसिक सा. ठीक है, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे रियल गैसेस की, ऑल्दो जाया जाता है हायर थर्मोडायनेमिक्स में, बट नॉट एट आवर सिलेबस लेवल राइट नाउ. ठीक है, अभी के लिए हमें आइडियल गैसेस के साथ में वर्क करना रहेगा. अब नोटिस करना, नहीं अमन ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा भी पॉजिटिव भी हो सकता है ना. मतलब मान लो ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड is heated up to give you calcium oxide solid and CO2 gas, तो इसमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेल्टा भी पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डेल्टा भी हमेशा नेगेटिव ही रहे या पॉजिटिव ही रहे. ठीक है, सो कमिंग बैक, यहाँ पर नोटिस करना दैट P delta V could have been written as delta NG RT. ठीक है, अब वर्क का एक मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या हो गया आपके सामने? ऊपर वाला क्या था? वर्क वाज माइनस P डेल्टा V, वेयर इन डेल्टा V जो रहेगा, हम लोग गैसियस स्पीशीज के ऊपर ही फोकस करेंगे, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को नेग्लेक्ट कर देंगे. एंड दैट माइनस P डेल्टा V कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस डेल्टा NG RT, assuming that the gaseous species are behaving ideally. So ये वर्क का कैलकुलेशन रहा आपका. ठीक है, however ये डेल्टा NG जो है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना. अब ये जो डेल्टा NG और उसकी कैलकुलेशंस हैं, they depends on the question that is being asked. डेटा कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब टिपिकली डेल्टा NG किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना, फॉर अ रिएक्शन डेल्टा NG कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वे: moles of gaseous products minus moles of gaseous reactants. ठीक है, this is the literal definition. Delta is final minus initial, right? तो final is product, initial was reactant. तो जितने moles of gaseous products थे minus जितने moles of gaseous reactants है. That's how delta NG has to be written. Now this can also be, ठीक है, sometimes अगर कुछ डेटा वगैरह क्वेश्चन में ज्यादा दिया नहीं जाता है, तो you can simply read the coefficients of the
equation and come up with the value of delta Ng. It will be sum of the coefficient of gaseous products minus sum of the coefficient of gaseous reactants. What do I mean by this? ठीक है, इसको एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये रिएक्शन है, N2 gas plus 3H2 gas is giving 2NH3. ठीक है. अब इस रिएक्शन के लिए दो चीजें हो सकती है. या तो आपको डेटा मिल जाए, ठीक है. डेटा कैसा मिल जाए कि इसके 5 मोल थे, इसके 10 मोल थे, और फिर रिएक्शन हुआ तो डेल्टा Ng कितना होगा. N2 के 5 मोल थे, H2 के 10 मोल थे, रिएक्शन हुआ और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा Ng कितना होगा. तो आप बोलोगे कि ठीक है, हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं. इससे समझ में आ रहा है कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये मेरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है. और ये मेरा 3 मोल 1 मोल कंज्यूम करता था, तो 10 मोल 10/3 कंज्यूम कर देगा और 2/3 इंटू 10 बना देगा. ठीक है. इस तरीके से मेरा एनालिसिस हो जाएगा. तो अब मेरा डेल्टा Ng क्या रहा कि इनिशियली, ठीक है, और फाइनली. सो दिस वाज इनिशियल एंड दिस वाज फाइनल. फाइनल कितने मोल्स हैं माइनस इनिशियल कितने मोल्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आंसर कर दूंगा. ठीक है. ये कब, जब डेटा मिलेगा. अब आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, व्हेन यू विल बी डूइंग योर होमवर्क इन द बुकलेट, मेनी टाइम्स द डेटा वुडंट बी गिवन. ठीक है, मेनी टाइम्स डेटा वुड नॉट बी गिवन. तो उस केस में what you have to do is you just have to read the coefficients. ठीक है. तो उसमें आप ये assumption लेके चलो कि coefficients के हिसाब से ही मोल्स हैं. इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, और रिएक्शन होने पर इसका 2 मोल बन जाएगा. That is कब, when data isn't going to be given to you. ठीक है. एंड वो आपको दिखने लगेगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये चीज दिखने लग जाएगी, समझ में आ जाएगी. तो आप इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या बोल दोगे, सिंपली दैट इस रिएक्शन का डेल्टा Ng विल बी एज पर द कोएफिशिएंट्स 2 - 4 दैट इज -2. ठीक है. ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल. इस तरीके से आप चलोगे. ठीक है. नॉट 4 - 2, 2 - 4. ठीक है. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. साइन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब गड़बड़ मत करना. So this is something how you will be working with delta Ng. इस तरीके से डेल्टा Ng का आपका कैलकुलेशन रहने वाला है. ठीक है. अभी आई एम अज्यूमिंग कि आपको पूरा 100% नहीं समझ में आया होगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक यू विल नॉट बी एबल टू लाइक अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन क्लियरली. तो मैं आपसे कैलकुलेशंस करवाऊंगा. नाउ क्या चीज यश, आई डिड नॉट गेट यू. व्हाट इज वाई वैलिड? कोएफिशिएंट डिफरेंस इसी तरीके से रहेगा ना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर डेटा नहीं दिया है किसी रिएक्शन के बारे में, डेटा नहीं दिया होता, ठीक है, लाइक ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 इज गिविंग 2NH3, इसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो कैसे रीड करा जाता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रीडिंग दिस रिएक्शन? 1 mole of N2 will combine with 3 mole of H2 to give 2 moles of NH3, and then that helps you decipher कि कितना डेल्टा Ng रहेगा इस रिएक्शन का. ठीक है. हाँ, अगर वही अभी मैं इसी में आगे ये कराने वाला हूँ हर्ष. देखो यहाँ पर अगर, ठीक है, लेट मी स्किप इट अ बिट एंड जो ये क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ, पहले हाँ डेल्टा Ng की प्रैक्टिस करा लेता हूँ. तो बिकॉज वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ डेल्टा Ng, ठीक है,
क्विकली, जैसे ये रिएक्शन आपके सामने है, इसका डेल्टा एनजी कितना होगा, निकाल के बताओ पहले वाले रिएक्शन का। 1. करेक्ट। On the product side, on the reactant side, first notice what are the gaseous species. Then take the sum of the coefficient of gaseous species. Take the sum of coefficient of gaseous species on reactant side as well, and then do product minus reactant. तो मेरा आंसर क्या आया डेल्टा एनजी का? डेल्टा एनजी विल बी 1 + 1 - 1, दैट इज 1। ठीक है, मान लो ये वाला सेकेंड वाला एग्जाम्पल है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में डेल्टा एनजी कितना रहेगा? करेक्ट, 1 only. इसमें भी 1 रहेगा। इसमें नोटिस करना सिर्फ एक ही गैशियस स्पीशीज है, ये सॉलिड्स को तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा उसके सामने। ठीक है, डेल्टा एनजी विल बी 1 - 0। ठीक है, इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो इट विल बी जस्ट 1 ओनली। ओके, अच्छा इसका तो हम लोग कर ही चुके हैं। हाँ, इस वाले का बता दो, फोर्थ वाला जिंक वाला, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या रहेगा? सो एक्वस काउंट करते हैं क्या? गैशियस है क्या एक्वस? नहीं, तो फिर So 0. तो फिर तो 1 होगा सर। So minus 1 sir. हाँ, 1 रहेगा ना यहाँ पर भी। ये देखो ना, ये गैशियस स्पीशीज है और बाकी सब कुछ गैशियस स्पीशीज ही नहीं है। करेक्ट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डेल्टा एनजी का? 1। ठीक है, समझ में आया? बाकी कोई भी ये सब एक्वस स्पीशीज, सॉलिड स्पीशीज, इन सबको कंसिडर नहीं करना होता है। डेल्टा एनजी 1 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है रिएक्शन, क्या लूंगा मैं इसका डेल्टा एनजी? So 1 आएगा। 1 only sir. हाँ, तो आपने नोटिस करा, अगर सेम रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऊपर वाले तरीके से, तो मुझे, क्योंकि डेटा कुछ दिया नहीं है, तो मुझे वही कोफिशिएंट्स रीड करने हैं जो उस रिएक्शन के कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड देन उससे रिपोर्ट करना है डेल्टा एनजी। मेरा यहाँ पर -2 था, लेकिन इस केस में अब मेरे कोफिशिएंट्स जैसे दिए हुए हैं उससे मेरा आंसर आ जाएगा 1 - 1/2, 3/2, तो मेरा आंसर आ जाएगा -1। समझ में आया? Yes sir. ठीक है, अगर तो रिएक्शन को डिवाइड कर रहे के से, तो फिर डेल्टा एनजी भी के से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, एक तरीके से यस, यू कैन से दैट। ठीक, अगर मान लो कुछ मेरा इस तरीके का रिएक्शन है, H2O लिक्विड गोइंग टू H2O गैस, तो डेल्टा एनजी कितना रहेगा मेरा? 1 1. ठीक है, अगर इस तरीके से है H2O सॉलिड गोइंग टू H2O लिक्विड, -1 0 0. 0. not defined. That will be a more appropriate thing to say rather than saying it 0. क्या कहना है? Not defined. Why? Because to define delta NG, at least एक gaseous species तो होनी चाहिए ना। yes sir। ठीक है, तो यहाँ पर कोई gaseous species ही नहीं है। नहीं, 0 - 0 मत बोलना, वो गड़बड़ हो जाएगा, आगे वो आपको दिक्कत देगा। वो मुझे पता है, अभी आपको नहीं पता है, बट आगे दिक्कत दे देगा। तो यहाँ पर जस्ट गो विद नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो गैस और गैशियस स्पीशीज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये वर्क वाला काम समझ में आया किस तरीके से करना है? डेल्टा एनजी कैसे लिखना है?
अच्छा, हाँ हाँ, वो नेग्लिजिबल रहेगा फिर, मतलब वो याद हो तो हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में यही बात किया था ना। सुमित का क्वेश्चन है दैट सर कुछ तो चेंज होगा ना वॉल्यूम में जब सॉलिड लिक्विड में जाता है। तो ये मैंने यही डिस्कस किया था ना, फ्यूजन में हम लोग बोले थे कि अगर डेटा मिल जाता है तो ठीक है, डेटा नहीं मिलता है तो फिर नेग्लेक्ट कर देना। लाइक यू रिमेंबर दिस कैलकुलेशन जो हमने लास्ट क्लास में करा भी था, हम लोगों ने ये वैल्यूज भी निकाला था कि डेल्टा वी का कितना कम आया था, और एज कंपेयर टू क्यू, लाइक यू आर नोटिसिंग व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, वर्क का हमने बात कर लिया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस में रिएक्शन पर हमने वर्क का कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, डेल्टा यू क्या रहेगा? व्हाट अबाउट डेल्टा यू? डेल्टा यू क्या रहेगा? मेरा आंसर रहेगा डेल्टा यू वुड बी यूवी। तो आपने जो ये रिएक्शन था उसको कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में एनालाइज कर लो और वहां से क्यूवी निकाल लो, और जो डेल्टा यू का वैल्यू आएगा उसके बराबर वही आपका डेल्टा यू अब भी रहेगा, even if the reaction is happening in a different way, the delta u value remains the same because u is a state function na. U, internal energy, is a state function. तो 1 मोल N2 3 मोल H2 को कंज्यूम करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है, ठीक है। अब वो क्लोज्ड रिजिड वेसल में बनाए या फिर कांस्टेंट प्रेशर वेसल के अंदर बनाए, डेल्टा यू तो सेम ही आना है बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। डेल्टा यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा यू विल बी द सेम। हाँ, वर्क डन और हीट पे फर्क पड़ेगा। यहां पर वर्क डन 0 था, यहां पर वर्क डन नॉन जीरो है, यहां पर हीट एक्सचेंज क्यूवी था, यहां पर हीट एक्सचेंज क्यूपी रहेगा, कुछ अलग वैल्यू रहेगा। ठीक है, बट डेल्टा यू क्योंकि दैट वाज अ स्टेट फंक्शन, दैट विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ दीज। अच्छा, अब डेल्टा यू समझ में आ गया है तो हीट एक्सचेंज्ड के बारे में नोटिस करना। हीट एक्सचेंज्ड कैसा रहेगा? हीट एक्सचेंज इन दिस केस विल बी कॉल्ड एज QP, Q subscript P. Why am I putting subscript में P? At constant pressure. क्योंकि एनालिसिस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना, तो ये हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस है, ठीक है। एंड यू नो अबाउट दिस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा H, दैट डेल्टा H वाज QP, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ H से आपको याद आ रहा होगा, ये हमने लास्ट क्लास में इसी तरीके से Yes, sir. किया था। एक सेकंड देना गाइस।
Sir, you are not audible. हाँ सॉरी गाइस, बीच में एक थोड़ा अर्जेंट सा कॉल लेना पड़ गया। एनीवेज, सो हम लोग थे अबाउट डिस्कशन ऑफ क्यू। एंथैल्पी डेल्टा एच। हाँ, तो डेल्टा एच पे मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। पहले आपको ये समझ में आया दैट हम लोग इसमें हीट एक्सचेंज को क्यूपी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ अगर आपको डेफिनेशन याद है डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच की डेफिनेशन में हम लोगों ने सीखा था दैट ये डेल्टा एच यानी कि ये एंथैल्पी जो फंक्शन है वो डिफाइन ही इस तरीके से करा जाता है दैट इट हेल्प्स अस मेजर द हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। यस। नाउ अब नोटिस करना, डोंट अगेन, जैसा पहले हम लोगों ने पहला था डिस्कस किया था, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ राइटिंग क्यूपी और डेल्टा एच एज एनसीपी डेल्टा टी है, ठीक है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला काफी बार यूज करा था व्हाइल डिस्कसिंग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सब्सटेंसेस। लाइक कोई गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसकी हीटिंग कूलिंग के टाइम पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिस्कस करा था, क्यूपी इज एनसीपी डेल्टा टी या डेल्टा एच। बट डोंट यूज दैट फॉर्मूला ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर the process is not some heating cooling that is happening. The process is a reaction. We are going from reactants to products. तो जो QP लिखना होगा ये हमें एक्सपेरिमेंटली मेजर करना रहेगा, ठीक है। ये जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हम लोगों को इंटरनल एनर्जी नहीं आता था, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता था, वैसे हमें एंथैल्पी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता होता था, ठीक है। तो यहां पर अगेन वी विल हैव टू डिटरमाइन QP through experiments only, that how or how much heat is getting exchanged, absorb हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें then there will be specially designed कैलोरीमीटर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर डिजाइन होता है which help us do those measurements, ठीक है। one of the common ones is called as coffee cup कैलोरीमीटर। वो कॉफी कप कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर के फंडे पर ऑपरेट कर रहा होता है, तो उनसे ये हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर मेजर किया जाता है। अच्छा, वंस यू गेट दिस मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, तो व्हाट यू गेट, you will get delta H of the reaction. You will not know the enthalpy of products, you will not know the enthalpy of reactants, but you will know that what is the change in enthalpy that happened when this reaction occurred, when we went from reactants to products. अच्छा, अब नोटिस करना, this
अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैड जस्ट डेवलप्ड, इसके ऊपर अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा रिजल्ट निकल के सामने आएगा। एक्स्ट्रा तो नहीं बोलना चाहिए, यू कैन से डिफरेंट लुकिंग रिजल्ट हमारे सामने निकल के आएगा, जिसको हम लोग कई बार कैलकुलेशंस में, क्वेश्चंस में इजीली यूज कर सकते हैं। राइट, फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो उससे एक बार नोटिस करना आप, व्हाट वाज क्यूपी, अभी जस्ट देखा हमने डेल्टा एच, और वर्क क्या हो गया था, वर्क के बारे में हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी थी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। राइट, सो यू कैन सी अ रिलेशनशिप इमर्जेस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, दैट डेल्टा एच is equal to delta u plus delta ng RT. सर बीच में लैग हुआ था। हाँ, so what I was saying was by using the first law of thermodynamics, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करा था, delta u is equal to q plus w, and क्योंकि हम constant pressure conditions पे reactions को analyze कर रहे थे, तो q को मैंने qp लिख दिया, and then qp को मैंने delta h लिख दिया, and work was minus delta ng RT. So you got a relationship between delta h and delta u, that delta h is equal to delta u plus delta ng RT. So sometimes in questions you can use this result directly. ठीक है, now यहाँ पर let me now zoom out and help you understand couple of things, as in एक क्विक recap कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से एक एक करके नोटिस करते जाना। We are analyzing chemical reactions, अगर constant volume temperature conditions है तो वर्क क्या रहेगा, 0, और अगर कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस है तो मेरा वर्क क्या रहेगा, माइनस पी डेल्टा वी, विच कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, अच्छा, हीट एक्सचेंज के बारे में, अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस है अगर, तो क्यू वी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, एंड अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस है तो फिर क्या रहेगा सीन, क्यू पी will be equal to delta H. And there is a relationship which exists, ठीक है, between delta H and delta U, which can be derived either by using the first law of thermodynamics or by noticing the relationship between H and U. Delta H comes out to be equal to delta U plus delta Ng RT. Delta H was heat exchanged during the reaction happening under constant pressure situation. Delta U was heat exchanged during the reaction under constant volume conditions. Okay, so sometimes you can also see this relationship written in the following manner: QP is equal to QV plus delta Ng RT. Okay, for a reaction happening under constant pressure conditions, constant pressure temperature condition, QP
एंड वही रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशन में अगर हो रहा है तो हीट एक्सचेंज इज QV और उनके बीच का ये रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन एनालाइज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब एक एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव एक एग्जांपल पे अब आप इनको इस नॉलेज को अप्लाई करोगे तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। जिंक का एक टुकड़ा है, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला एंड उससे H2 गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, एंड आपसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट विल बी डेल्टा U, Q एंड W एंड you have also been mentioned how the process is being carried out, constant temperature, and what does this mean? Cylinder fitted with a piston, it means constant pressure. constant pressure. Constant pressure. Correct. तो अब मुझे आंसर निकाल दो इन तीनों वैल्यूज का। व्हाट विल बी डेल्टा U, Q, W? हाँ, E मतलब U ही होता है। सर सब जूल्स की यूनिट्स में ही रखे ना? हाँ, जूल्स में निकालो ना, तभी तो कंसिस्टेंट आंसर आ पाएगा। हाँ, वेरी गुड हर्ष। जो आपने वैल्यू निकाली है ना हर्ष, Yes sir. वो आपने डेल्टा NG/RT वाले फॉर्मूला से निकाला है? So मैंने माइनस NGRT से निकाला। हाँ वही, माइनस डेल्टा NG/RT से निकाला। हाँ हाँ सर। ठीक है, नाउ डेफिनेटली दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में लेकिन आप नोटिस करोगे ना, जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा दे दिया गया है प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज का। ओके सर, सो वो एक पी बार, एक्सटर्नल हाँ वी हाँ, प्रोडक्ट एक बार उससे भी निकाल के देखो आंसर मैचअप कर रहा है क्या। ओके सर। करना तो चाहिए था, बट मुझे जैसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पर जो ये डेटा है ये ऐसे ही मेड अप डेटा है, तो शायद डेल्टा NG/RT से मैचअप ना कर रहा हो।
ऑलमोस्ट आई थिंक मैचअप कर ही जाएगा. आयुष, आपने साइन गड़बड़ कर दिया है आई थिंक. हाँ यश, किसका आंसर दिया है तुमने? हाँ अभी ठीक है आयुष. वर्क में भी साइन गड़बड़ करा तुमने. क्या मतलब गौरव, तुम मुझे हीट का आंसर दे रहे हो? मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई वो, तो इसका आंसर देके तुमने बड़ी बात नहीं करी है. नॉनसेंस. तुम बाकी क्यू का और इसका डेल्टा ई और डब्ल्यू का दो ना. हाँ, साइन का गड़बड़ कर दिया तुमने. देखो पिस्टन मूव आउट कर रहा है ना, मतलब वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव आना चाहिए. एंड वो अपने आप फॉर्मूला में भी फीचर करेगा ना. यू कुड हैव, ओके, क्यू तो देखो डायरेक्टली दिया हुआ है. यहाँ पर गैस प्रोड्यूस्ड है, सॉरी ये हीट प्रोड्यूस्ड है, हीट रिलीज इनटू द सराउंडिंग. तो क्यू तो -36.5 किलो जूल आ गया. ठीक है. अब वर्क का क्या रहेगा? वर्क का आइदर यू कैन यूज -P एक्सटर्नल डेल्टा V और यू कैन यूज -डेल्टा NG/RT. ठीक है. दोनों से आई थिंक आंसर सेम ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए. बट क्योंकि डेटा इस तरीके से दिया हुआ है तो एक बार चेक कर लेना चाहिए. ठीक है. डेटा एक्चुअली P एक्सटर्नल डेल्टा V का दिया हुआ है. ठीक है. तुम मुझे अगर, अलग आ रहा है. हाँ नहीं, हल्का सा अलग आ रहा होगा, मतलब ऐसे मेजर अलग नहीं आएगा. डेल्टा NG यहाँ पे 1 रहेगा. कैसे पता डेल्टा NG 1 रहेगा? यू कैन सी 1 मोल ऑफ जिंक सॉलिड. ठीक है. 1 मोल ऑफ जिंक सॉलिड है जो कि कितना मोल्स ऑफ गैस देगा? 1 मोल. तो डेल्टा NG 1 हो गया इंटू 8.314. ठीक है. इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. 300 केल्विन. सर सेम आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन एरर की. हाँ मतलब ये ऑलमोस्ट सेम आ रहा होगा, लाइक ज्यादा अंतर नहीं आएगा. ठीक है. तो इट इज ऑलमोस्ट कमिंग आउट टू बी द सेम वैल्यू, सम 2500 जूल्स नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है. तो आप ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दूसरा वाला बेटर. सो Yes, लेकिन दोनों आंसर्स में अप्रोक्सीमेटली 0.4 किलो जूल्स का डिफरेंस है. हाँ वो थोड़ा सा चलता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये राउंड ऑफ कर दी ना वैल्यूज 550. yes, sir. So first one is 2.4 and second वाले से 2.5 आ रहा है. ठीक है. ठीक है. दैट्स ओके. Yes, sir. अब डेल्टा यू कैसे निकालोगे? डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं डेल्टा यू नहीं लिख सकता. ठीक है. डायरेक्टली मैंने क्या क्या चीजें सीखी है डेल्टा यू के बारे में. आइदर I can write it as internal energy of products minus internal energy of reactants, or I could have written delta U as QV, है ना? Heat exchange under constant volume conditions, right? This is also the definition only. ठीक है. बट इसके साथ में मेरे के साथ क्या प्रॉब्लम है? Can't be determined. ये तो मैं निकाल नहीं सकता. What is the problem with this QV? ये डेटा ही नहीं गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा किसका गिवन है? क्वेश्चन में डेटा गिवन है QP का, बिकॉज सिचुएशन कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे हो रही है. ठीक है.
तो आपको फिर क्या यूज करना पड़ा? यू देन हैड टू रिजॉर्ट टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। या फिर आपने जो डेल्टा एच और उसका रिलेशन दिया तो उससे भी सेम आंसर आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, आप क्यू वी इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? इज दिस समथिंग व्हिच इज क्लियर विद एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके, एक आध क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और होना चाहिए। हाँ ओके, ये रखा रिएक्शन आपके सामने, इसका मुझे डेल्टा यू निकाल के दो। ये रिएक्शन है 300 केल्विन पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ और इसका डेल्टा एच आपको दिया हुआ है। देन गेट मी द डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन। सर कौन सा टाइप से हम फॉलो करेंगे? तुम्हारी जो इच्छा है, मल्टीपल तरीके से करके देख लो, देखो आंसर सेम आ रहा है क्या। यही तो लर्निंग है कि मतलब जब आप यही सब चीजें हिट एंड ट्राई करोगे तो आपको लाइक मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी आते हैं कि अरे ओके ऐसा है, हाँ हाँ समझ में आया। अभी जनरली मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चों को ना शॉर्टकट की आदत हो गई है। एक सोल्यूशन आ गया तो वो फिर दूसरा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस readily available solutions to each and everything around you. ठीक है, बी अवेयर अबाउट इट, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ एंड थोड़ा परसिवर करो क्वेश्चंस के साथ, स्ट्रगल करो, डोंट बी इन अ हेस्ट ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन। पेन चलाओ। हो सकता है सुमित करेक्ट हो तुम्हारा आंसर, बट चेक करना पड़ेगा, मतलब आई विल हैव टू लुक एट द डेल्टा एच डेल्टा यू। ठीक है, साइन वगैरह का सबका ध्यान रखना, केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है। राइट, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है? डेल्टा यू निकालना है तो फॉर्मूला आपका लगेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। राइट, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -72.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो पहले उसको जूल्स में कर लेने का। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है। देन डेल्टा एन जी क्या है इस रिएक्शन का? 1 -1 -1। ठीक है, सबका कोफिशिएंट 1 1 1 है, सारी गैसियस स्पीशीज हैं, तो डेल्टा एन जी मेरा -1 आ गया है। ठीक है, नो क्वांटिटी इज गिवन, तो हम लोग डेल्टा एन जी किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? कोफिशिएंट्स के हिसाब से, एंड आर एंड टी एज पर द क्वेश्चन। राइट,
तो ये कितना हो जाएगा, -72 में थोड़े बहुत चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 69.8 करेक्ट। तो इसमें निशांत और श्रेया आपका आंसर, वैसे तो मैं गलत बोलूंगा बिकॉज यू डिड नॉट रिपोर्ट इट विद द करेक्ट साइन, आंसर विल कम आउट टू बी -69.8। ठीक है, बाकी यश, आयुष, सुमित सबने गड़बड़ कर दिया। सो इन डेल्टा एनजीआरटी का साइन पहले से माइनस होता है फिर वो फॉर्मूला पे डिपेंड करता है? नहीं, ये जो फॉर्मूला था वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आई ना, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो मैंने उसको माइनस डेल्टा एनजीआरटी लिया था तो वो साइड में जाके वो माइनस प्लस हो गया। नहीं, वो आपने फिर फॉर्मूला गलत याद कर लिया। डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये ऊपर फॉर्मूला था ना यहीं पर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यस सर। सर हाँ सर आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव, अरे राजा ये गड़बड़ कर रहे हो ना तुम, ये किलो जूल को जूल में करो ना पहले कन्वर्ट, क्योंकि इधर भी जूल्स में ही रहेगा ये वैल्यू। सो या फिर हम दोनों को किलो जूल में रखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर 1000 से डिवाइड कर देना, तब फिर किलो जूल में आएगा। सर मुझे एक सिली डाउट है सर, कांस्टेंट वीटी कंडीशन या पीटी सेल ये कौन सिचुएशन से इस वाले क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे? मैटर ही नहीं करा ना इस क्वेश्चन में, दैट डिडंट मैटर बिकॉज दिस रिएक्शन का डेल्टा एच वाज गिवन, नाउ दिस डेल्टा एच रिमेन्स same for this reaction no matter how this reaction is being done because h is a state function. Oh yes. Similarly u is also a state function, so delta u of this reaction will be a fixed value no matter how this reaction is conducted. Okay. ठीक है, डेल्टा एन जी कैसे निकाला, डेल्टा एन जी अपन ही ऊपर कैलकुलेट कर देना थोड़ी देर पहले ही, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज -1 आ गया ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहा इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, -69.8 किलो जूल पर मोल। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम सुमित, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है तो तुम क्यों लिक्विड अज्यूम कर रहे हो अपने मन से, पढ़ो तो सही ढंग से प्रॉपर्ली क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस में हो रहा होता, ठीक है, if this reaction was carried out under constant volume temperature conditions, then what would have been Q and W, what would have been the heat exchange and what would have been the work done? If the reaction was done under constant volume temperature conditions. हाँ ठीक है आयुष, वर्क का करेक्ट है पृथ्वीराज। So we have to find the heat exchange secondly, no? हाँ
नहीं यश, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस है ना ये। हाँ राइट पूर्णा, राइट आयुष। नहीं पृथ्वीराज। कांस्टेंट Am I वॉल्यूम, correct? हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस में कैसा रहेगा? Q विल बी QV, और QV किसके बराबर होता है? डेल्टा U के बराबर। तो मेरा आंसर -69.8 आएगा ना। If the reaction was done under constant volume temperature conditions, then my work would be 0 and heat exchanged would be QV, which will be equal to delta U, जो हमने अभी निकाला ऊपर -69.8 किलो जूल पर मोल। And if the reaction was under constant pressure temperature conditions, तो फिर वर्क क्या होता मेरा? वर्क would have been -P delta V or -delta NGRT, and heat would have been heat exchange under constant pressure conditions, which would have been delta H, right? Or I could have used the first law also, doesn't matter, दोनों से सेम ही आंसर आता, which was -72.3। समझ में आया ये? Yes, sir. ध्यान से देख लो पूरा क्वेश्चन वापस से, क्या हुआ यहाँ पर। क्लियर है ये? समझ में आया? Yes, sir. इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको दे दिया था और डेल्टा U निकालने के लिए बोला। तो काफी सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए, साइंस का ध्यान रखते हुए, we did our calculation and got the answer। ठीक है, डेल्टा U आ गया। अब ये डेल्टा U डेल्टा H का एक तो मीनिंग हम लोग जानते ही हैं कि डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H का मतलब चेंज इन एंथैल्पी। एक और मीनिंग क्या था? डेल्टा U का एक और मीनिंग ये था, हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, दैट इज डेल्टा U। एंड डेल्टा H का एक और मीनिंग क्या था? हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। उसको मैंने यहाँ पे यूज करके आपको दिखा दिया। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों के लिए या तो एज होमवर्क ले जाओ, अगर कर लो और आंसर निकाल दो तो बहुत अच्छी बात है, 4 मिनट के अंदर। सेम क्वेश्चन है बट दिस टाइम डेटा दिया है मैंने, क्वांटिटीज का, कितना रिएक्टेंट, कितना प्रोडक्ट, क्या कुछ, क्या रिएक्शन, मतलब ऐसा कुछ डेटा दे दिया है। तो अब मुझे बताओ, वैसे तो 4 मिनट में कर सकते हो। So just a minute. हाँ हाँ बिल्कुल, 4 मिनट लो तुम, 4 मिनट है हमारे पास।
आया किसी का आंसर? I don't think so, Yash. I don't think that is the correct answer. सर 1 मिनट सर, आंसर मत बताइए। अरे ये जो डेल्टा H था इस रिएक्शन का ऑन अ पर मोल बेसिस, वैसे आपने डेल्टा E निकाल लिया था ऑन अ पर मोल बेसिस। कितना डेल्टा E आया था? -69.8। यस सर। -69.8 किलो जूल पर मोल आया था, पर मोल बेसिस पे आया ना वो। और अब इस Yes. रिएक्शन में 98 ग्राम इथाइलिन एंड 109.5 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया इसमें? HCl सर HCl। HCl और कितने मोल्स हो गए उसके? 3 1 109 बटा so 3 moles हुए, डेटा दिया ना। हाँ 3 मोल हो गए, करेक्ट। तो 1 मोल के लिए डेल्टा ई कितना आ रहा था? 69.8। तो 3 मोल रिएक्शन में अगर हो रहे हैं, लाइक 3 मोल इसके कंज्यूम हो गए, 3 मोल इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। सो बिकॉज इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 69.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इसी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, जिन जिन का ए ऑप्शन आया है उन लोगों ने क्या केयरलेस मिस्टेक करी वो नोटिस करना। सर उन स्टूडेंट्स ने, हाँ मैं वही बता रहा हूँ एक बार, जिन जिन का आंसर नहीं आया या मैच नहीं करा, ए ऑप्शन आंसर आया, तो उन्होंने क्या गड़बड़ करा यहाँ पे नोटिस करना। उन्होंने जब ये फॉर्मूला यूज करा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच वाज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो डेल्टा एनजीआरटी को मैं राइट हैंड साइड क्या कहते हैं माइनस हो गया। तो उन्होंने गड़बड़ क्या करी, जिनका ए ऑप्शन आंसर आ रहा है, उन्होंने डेल्टा एनजी के लिए आई थिंक 3 ले लिया, ठीक है, बट डेल्टा एच जो रखा वो 1 मोल का ही रखा। तो आप डेल्टा एच भी 3 मोल का यूज करो ना फिर, तो फिर आपका डेल्टा यू का करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। दिस विल बी फॉर द 3 मोल्स हैपनिंग चेंजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज करके करो जैसा यहाँ पर है, और जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि आपने पर मोल बेसिस पर डेल्टा एच से डेल्टा यू निकाल लिया था, जो पर मोल बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे।
और फिर आपने यहाँ पे देखा कि 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, तो उसके हिसाब से जो पर मोल डेटा था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट बिकेम द आंसर। ठीक है, तो सेकंड वन इज व्हाट इज द इजियर मेथड। ठीक है, ऑल्दो यू डोंट नीड टू स्टिक टू दिस, यू कैन वेरी वेल डू विद द फर्स्ट मेथड, बट बीइंग कॉशियस कि आप डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एन जी सब 3 मोल के हिसाब से ही कर रहे हो, फिर कंसिस्टेंटली चलते जा रहे हो। ठीक है, हाँ, पर मोल इन द सेंस यहाँ पर ऐसा रहता है, हाँ, जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, या फिर जो भी कोफिशिएंट लिखे ना उसके हिसाब से जाना होता है, अगर कुछ बोला हुआ नहीं होता ना। तो जैसे यहाँ पर इस डेल्टा एच को मैं कैसे रीड करूंगा, दिस डेल्टा एच विल बी when 1 mole of C2H4 combines with 1 mole of HCl to give you 1 mole of C2H5Cl. For that, delta H will be minus 72.3 kilojoule. ठीक है, कोई नहीं, चलो ये तो शुरुआत हुई है। ठीक है, गुड, आप लोगों ने अभी मिस्टेक करना शुरू कर दिया है, एटलीस्ट आप लोग अटेम्प्ट ले रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, दैट्स ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, एंड आप लोग काफ़ी केयरलेस मिस्टेक्स करोगे टू बिगिन विद, एंड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस एंड वर्किंग ऑन देम, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी रहती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट रिलेटिवली सिंपल ही रहेगा, ईजी रहेगा, बस केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी रहेंगी। ठीक है, चलो, एनीवेज आई हैव शॉर्ट ऑफ द टाइम, आप लोगों को थोड़ा डिले हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में घुसना है आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है बिफोर आई क्लोज द सेशन? सर, हाँ बोलो। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 3.5 आ रही थी या 3 आ रही थी? नहीं 3 आएगी ना, यहाँ पर रिएक्टेंट आप तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना? हाँ, नहीं मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेसिकली। अब यहाँ पर एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये 3.5, 3 और 0 था, फिर ये 0.5, 0 और 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो इनिशियली कितना हो गया 7.5 और फाइनली कितना हो गया 3.5, तो डिफरेंस कितना आ गया? ओके सर, वैसे ठीक है सर, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस गलत हो जाएगा। हाँ, वो मतलब उसी केस के लिए है जहां पर वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द रिएक्टेंट साइड। ओके सर। मतलब उसमें ऐसा है कि सबके सब रिएक्टेंट स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में है। Sir, can we leave the meeting? हाँ 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 हाँ, चलो, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.